देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मणिपुर में नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। इंफाल में मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एन बीरेन सिंह को चुना गया है। शनिवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित बंगले पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा एन बीरेन सिंह शामिल हुए। इस बैठक के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि मणिपुर में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। आपको बता दें कि 10 मार्च को मणिपुर विधानसभा के नतीजे घोषित होने के बाद से बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाई थी। बीजेपी मणिपुर के 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी इंडस्ट्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि शुगर प्रोडक्शन को कम कर एथनॉल उत्पादन पर ज्यादा फोकस करें। ऐसा इसीलिए ताकि शुगर इंडस्ट्री को काफी बेहतर बनाया जा सके। मुंबई में हुए SEIC 2022 कार्यक्रम में मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह साल काफी दिनों के बाद चीनी इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल रहा है। मैं आप सबको शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि यह साल काफी कुछ दिनों के बाद शुगर इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल काफी बड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट भी किया है और इंटरनेशनल मार्केट में विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी काफी एक्सपोर्ट होने के कारण शुगर मिल की हालत भी काफी ठीक है। पर निश्चित रूप से ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये जो साल हमको अच्छा मिला है, इसका कारण ब्राजील में ड्रॉट था। इसके कारण हम इस साल अच्छी तरीके से शुगर मार्केट कर सके। शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसलिए आने वाले समय में इसी प्रकार की परिस्थिति होगी ऐसी संभावना नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से शुगर को कम करना और इथेनॉल में शुगर को कन्वर्ट करना, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है और हमें बहुत तेजी से उसके ओर बढ़ना पड़ेगा। यही हमारे परिस्थिति पर सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है। अभी हमारे देश में टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का है और आने वाले 5 साल में ये 25 लाख करोड़ का होने की संभावना है। अगर सोचा जाए तो हमारे इकोनॉमी में 25 लाख करोड़ अगर ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए आर्थिक संकट भी खड़ा होगा। और दूसरी ओर इतने बड़े प्रमाण पर ये जो फॉसिल फ्यूल हमारे यहाँ आएगी, उसके प्रदूषण के कारण नई समस्या खड़ी होगी और इसलिए स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, यही सॉल्यूशन हमको निकल। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोले और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा और जिसके कारण आपको काफी फायदा भी होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। हमारा विधानसभा चुनाव की सोगोगाहट के बीच जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी है और ऐसे में पूरे विपक्ष के एकजुट होने की बात कही जा रही है। जम्मू पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्ष थे। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। और में आया तो मैं एक इंसान के तौर पर आया, क्योंकि मेरा आज भी सोचना है और मानना है, गांधी सबसे बड़ा हिंदू था, लेकिन गांधी ही सबसे बड़ा सेकुलरिस्ट था। उसका ये मतलब है कि ये सोचना कोई हिंदू पूजा पाठ करता है तो वो सेकुलर नहीं हो सकता, नहीं। उसकी मिसाल गांधी और उनकी मौत भी पूजा पाठ करते ही हुई।
लेकिन उसकी सेकुलरिज्म की मिसाल भी आज तक कहीं दुनिया में नहीं। इसलिए सेकुलरिज्म को धर्म के पैमाने में नहीं माप सकते। मेरा मानना है कि जो असली धर्म मानने वाला है वही शायद सबसे सेकुलर हो सकता। एक विचारधारा, एक आदमी को समझने का दृष्टिकोण जो होता है वो मेरा बदल गया कि हम सब इंसान हैं। ये हिंदू मुसलमान हमने बाद में बनाया, ऊपर वाले ने हमको इंसान भेजा और नंगा भेजा। ये ऊपर ने उसमें कहा कि सर्कमसेशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, किसका नाम क्या होगा, धर्म क्या होगा, उसने डिजिग्नेट नहीं किया बनाने वाले। अगर बनाने वाला इतना कमजोर होता कि हमको अलग अलग धर्मों में देखने चाहता, अलग अलग कपड़ों में, तो जिसने चांद तारे जमीन आसमान बनाए, हमको जमीन के ऊपर रखा और इससे कई लाख गुना जो मछलियां और दूसरे पानी के जानवर हमसे नीचे रखे और हमसे नीचे एक अलग दुनिया बनाई, और ऊपर पता नहीं कितनी और दुनियाएं हैं। एलियंस कहते हैं, क्या क्या होंगे कहां हमें नहीं मालूम। तो हमारे लिए वो हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन के लिए अलग अलग देश बना, अलग दुनिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने देश में चल रहे चर्चित मुद्दे कश्मीरी पंडितों को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर एक छोटा हिंदुस्तान है, यह गुलदस्ता है जिसे बनाकर रखना है, और इसी के साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। एक प्यारेलाल हंडू कश्मीरी पंडित मुसलमान इलाके में इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है। मक्खनलाल फोतेदार एक कश्मीरी पंडित पहलगाम में इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है। मनोहर लाल कोल एक कश्मीरी पंडित द्यूसर में इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है। ये तो जम्मू कश्मीर है, ये तो वो गुलदस्ता है जिसको यहाँ के डोगरा महाराजा ने जमा किया था। यही तो है, और क्या है। हम लोग क्यों कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग अलग हैं? हमारी भी वही नाक, वही कान, वही मुंह, वही शक्ल। हम इसलिए अलग हैं कि हम जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा हिंदुस्तान है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, गुज्जर, पहाड़ी, एससी, ओबीसी, राजपूत, सरदार सब इकट्ठे रहते हैं। और इसकी सबसे अगर बड़ी मिसाल देखनी हो तो जम्मू में देखिए, क्योंकि कश्मीर में तो हालात बदल गए पिछले 30-32 साल से। वहां हम जहां देखते हैं अपने मुसलमान भाइयों को देखते हैं, बहुत कम सरदार, बहुत कम कश्मीरी पंडित नजर आते हैं। मगर जम्मू में ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदू भी मिलेगा आपको, सिख भी मिलेगा, कश्मीरी भी मिलेगा। इसी गुलदस्ते को कायम करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने और उनकी जमात ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब 2014 में रिजल्ट आया, जम्मू के लोगों ने, खासकर जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू लोग हैं, सरदार लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और कश्मीर में एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को वोट मिला। अब मुफ्ती साहब के सामने एक विकल्प था कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेते। उनको इतना मुश्किल फैसला क्यों करना पड़ा? क्या आप सभी सोच सकते थे मुफ्ती जैसे सेकुलर आदमी बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगा? कभी सोच। और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि वाजपेयी के साथ काम करते हुए मुफ्ती साहब को एक अच्छा तजुर्बा हुआ था। आप बॉर्डर के लोग हैं, आपको पता है 2004 तक आपकी हालत क्या होती थी। घर में शादी नहीं करते थे, कोई किसी की मौत होती थी तो वहां इकट्ठा नहीं होते थे, क्योंकि पता नहीं होता था कब गोला आएगा। बच्चे स्कूल जाते थे तो गोला आता था। यहां तक कि जब गोलाबारी शुरू हुई तो बुजुर्ग लोगों को घर में बिठा के, जो जवान लोग हैं वो चले गए जम्मू के अंदर रहने के लिए। तो इस गोलाबारी को रोकने के लिए वाजपेयी जी और मुफ्ती साहब की बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ वाजपेयी जी ने बात की,
बॉर्डर पे सीज फायर हुआ और वही सीज फायर आज भी चल रहा है। तो ये तजुर्बा था मुफ्ती साहब को वाजपेयी जी के साथ काम करने का। मुफ्ती साहब हमेशा चाहते थे जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो, ताकि हिंदुस्तान जो इतना बढ़ता मुल्क है उसके गले में जो जम्मू कश्मीर की समस्या का एक बहुत बड़ा पत्थर लटका हुआ है, ये पत्थर निकल जाए, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाए। चाहते ये आपको अपने पांव पे खड़ा होने नहीं देंगे, ये आपको ऐसे रखेंगे कि 5 किलो राशन आपको मिल जाए, आप मोदी मोदी करो। आपको 5 किलो राशन मिल जाएगा मुफ्त, अब बोलोगे जी खाना मिल गया बहुत चंगा है, बड़ा जी चंगा है, सनू राशन मिल गया, मुफ्त राशन। मगर राशन तो खुदा ना खास्ता जो भिखारी है वो भी जमा करता है, शाम तक वो भी घर घर जाके राशन जमा करता है। फिर उसमें और हम में फर्क क्या है? हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। अभी हरियाणा ने खेल जगत में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। लगातार 3 वर्ष के विजेता उड़ीसा और अन्य सभी राज्यों को पछाड़कर हरियाणा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। वार्षिक स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में राज्य के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने राज्य की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया। इस मौके पर संदीप सिंह ने कहा कि यह अवार्ड हरियाणा के हर उस खिलाड़ी को जाता है जिन्होंने स्टेट का यह सम्मान दिलाया। तो साथ ही मंच से खेल मंत्री संदीप सिंह ने पूरे देश में हरियाणा के खेलों का बजट सबसे ज्यादा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। Best state for the promotion of sports, Haryana. Congratulations. I request Shri Sandeep Singh, Sports Minister Haryana, and Shri Pankaj Nain, Director, Department of Sports and Youth Affairs, to grace the stage and please collect the award. Sir, request to please address the audience. थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अवार्ड है ये हरियाणा के हर वो खिलाड़ी को जाता है जिन्होंने स्टेट के साथ कंट्री को प्राइड दिलाया है। सेकेंडली, थैंक्स टू अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इंडिया के सबसे ज़्यादा जो बजट है वो हरियाणा स्टेट का स्पोर्ट्स का 2022-23 का है, और मुझे लगता है कि ये और भी आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान के लिए हरियाणा हमेशा रेडी है अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रास रूट से लेकर। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द सामने लाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने लखनऊ में प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी मौजूद रहे। आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म है। प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। पूरे देश में यह फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। अन्य राज्यों की तर्ज पर मुंबई में भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कराने की मांग बीजेपी कर रही है। तो वहीं मुंबई के अलग अलग सिनेमा हॉल में फिल्म को सभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आज उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने 800 लोगों को मुफ्त में द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई। सांसद गोपाल शेट्टी का कहना है कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों को कश्मीर के इतिहास का ज्ञान होगा। इसके अलावा कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित का परिवार तबाह हुआ, उनकी मदद के लिए बीजेपी आगे आई है।
द कश्मीर फाइल को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कश्मीरी पंडितों को इस फिल्म के जरिए से 5 लाख की मदद की जाएगी। इस पूरे मामले के साथ सांसद जी किस तरह का वक्तव्य है और किस तरह से उनकी मदद की जाएगी, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक और आमदारों का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने उत्तर मुंबई में आज 850 लोगों को एक चित्रपट दिखाने का व्यवस्था किया है। और उसके साथ साथ में सारे लोगों ने अपने पैसे से पिक्चर का टिकट तो लिया ही, लेकिन 5 लाख रुपए की निधि जो कश्मीरी पीड़ित है उनको देने का भी तय किया है। जिन जिन राज्य सरकारों ने टैक्स फ्री किया है उनका हम स्वागत करते हैं, जो कर नहीं पाए उनका दुर्भाग्य ऐसा हम मानेंगे। लेकिन साथ साथ में देश के लोगों की एक मानसिकता इस प्रकार की भी तैयार करने की आवश्यकता है। हमको कोई दे ये अपेक्षा में न रहते हुए हमने देश को कुछ देना है, इस प्रकार की एक मानसिकता को विकसित करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि उत्तर मुंबई से प्रारंभ हुआ है, पूरे देश भर में जाएगा। हम सब लोगों ने चित्रपट तो अपने पैसे से देखना ही चाहिए, लेकिन कश्मीरी पीड़ित जो इतने दुखी हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए, उनका मनोबल और मजबूत करने के लिए स्वयं से जितना पैसा टिकट के लिए खर्चा किया है उतना उनको भी मदद करना चाहिए। और उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने इसकी पहल की है। महाविकास आघाड़ी सरकार में बने शिवसेना सांसद संजय राउत का सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी जो है प्रोपोगंडा फैला रही है इस फिल्म के जरिए और उसके प्रचारक जो है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए। निश्चित मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब भाग्यवान हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस देश के लोग, जिन्हें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो इतना धाड़स करते हैं देश के लिए। और संजय राउत के बात को मैं समर्थन करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये प्रयास है कि चित्रपट सारे देश के लोगों ने देखना चाहिए। सारे देश के लोगों की जब मैं बात करता हूं तो उसमें हिंदू आ गए, मुस्लिम आ गए, क्रिश्चियन आ गए, सिख आ गए, सारे जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, मोदी जी जिस भाषा में कहते हैं 130 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को देखनी चाहिए। और साथ साथ में 130 करोड़ लोग, जब मैं मानता हूं कि आरएसएस ने इस भूमिका को आगे बढ़कर हाथ में लेना चाहिए। जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं मानता हूं कि आरएसएस की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, एक विश्वास है लोगों का उनके ऊपर। उन्होंने इस विषय को हाथ में लेकर सारे देश के लोगों को, जिस प्रकार से राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा या डोनेशन जो भी उन्होंने हम सब लोगों ने दिया है, उसी तरह से इस फिल्म के बारे में भी बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करके सारे कश्मीरी जो पीड़ित है उनको फिर एक बार हमने बहुत ही अच्छी तरह से, जितना अच्छी तरह से वो पहले थे उससे और अच्छी तरह से उनको हमने एस्टेब्लिश करना चाहिए। फिल्म को टैक्स फ्री को लेकर कई राज्यों ने अपनी सहमति जताई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से किसी भी नेता ने इस पर अपना अब तक जुबान नहीं खोली है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं ये बातें उनको खल रही है कि फिल्मों के जरिए कहीं न कहीं बीजेपी का प्रचार जो है जबरदस्त हो रहा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि शिवसेना नेताओं के बारे में तो नहीं, लेकिन शिवसैनिक लोगों का ये मत है कि बाबा ये 3 पार्टी में से हम लोग कैसे निकले। तो मैं मानता हूं कि इससे अच्छा बड़ा मौका कोई नहीं है। गलतियां हो जाती है सबसे, लेकिन कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर उद्धव जी ने एक निर्णय लेकर इन दोनों लोगों को अपनी जगह दिखा देना चाहिए। कभी कभी सेटबैक हो जाता है, देखो कभी कभी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में टिकट नहीं मिलता है, पद नहीं मिलता है, फिर भी वो काम करते हैं ना। तो ऐसे कुछ लोगों ने मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद छोड़कर ये देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने का एक निर्णय ले लेना चाहिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार बीजेपी जो है इस फिल्म के जरिए कहीं न कहीं लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लोगों में एक प्रचार प्रसार कर रही है कि किस तरह से द कश्मीर फाइल फिल्म में जो है कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उसकी जानकारी जो है आम जन जन तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी का सीधे तौर पर कहना है कि इस फिल्म के जरिए न सिर्फ मुनाफा कमाया जाए बल्कि भाजपा और कश्मीरी पंडितों को इसका विशेष फायदा पहुंचा जाए, जिसके लिए 5 लाख का मुआवजा का भी ऐलान किया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में सोनी, एनबी न्यूज़, मुंबई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कश्मीर में आतंकवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हालात हैं, वह धारा 370 खत्म करने के बाद आतंकवादियों के सपोर्ट सिस्टम को सरकार ध्वस्त करने में कामयाब हुई है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आतंकवाद खत्म होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख इसका हालात है और जिस तरह से धारा 370 के बाद आतंकवादियों की पूरी तरह से फाइनेंशियली और बाकी सपोर्ट सिस्टम्स को सरकार ध्वस्त करने में कामयाब हुई है, वह धीरे धीरे वहाँ पे अब आतंकवाद ख़त्म होने की तरफ मजबूत दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सीआरपीएफ विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस साल की सबसे चर्चित फिल्म बन गई है। देश में हर कोई इस फिल्म की चर्चा कर रहा है। इसी दौर में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो कश्मीरी भाइयों और पंडितों का दर्द नहीं बांट सकते।
बल्कि उनका दर्द द कश्मीर फाइल्स फिल्म में बयां हुआ है। में कुछ नेता ऐसे हैं जो कश्मीरी भाइयों का, कश्मीरी पंडित का दर्द नहीं बांट सकते, बल्कि उनका जो दर्द बयां हुआ है कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए, उस पर तरह तरह की सियासत कर रहे हैं। इस बात को झुठला रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पर कोई जुल्म नहीं हुआ हो, और फिर वो कह रहे हैं कि अलग फाइल बनानी चाहिए, इस घटना की फाइल बनानी चाहिए। उनको कोई एतराज़ है इस बात पे कि कश्मीरी भाइयों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई, जिन्होंने अपनी सरजमी छोड़ दी, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना सब कुछ त्याग कर दिया, जो बहुत साल तक कैंप में रहे। उस ज़माने में हमने जाकर कैंप में देखा था, जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे, वो छोटे छोटे टेंट में उन्होंने कैसे ज़िंदगी अपनी वहाँ पर बिताई, किस तरह से उनका मकान, उनकी ज़मीन, उनका सब कुछ छीन लिया गया, उनके सपने छीन लिए गए। और अगर कश्मीर फाइल में उसको दिखाया गया है तो कश्मीरी पंडितों के ज़ख्म पर ये लोग बयान देकर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये देश इनको कभी क्षमा नहीं करेगा, और सबको देखना चाहिए। किसी भी समाज के साथ इस तरह की ज़्यादती होगी तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, और जिस तरह नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत दुखद है, और इसको देश कभी क्षमा नहीं करेगा। गोवा के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भी बीजेपी में चर्चा अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। शनिवार को इस संबंध में शाह के आवास पर हुई चर्चा में जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ साथ गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहे। इस पर बीजेपी नेता सदानंद तनावड़े और कार्यवाहक मुख्यमंत्री सावंत ने प्रतिक्रिया दी। इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये था कि हमारा जो शपथ ग्रहण सोहला है उसकी डेट अभी तक तय नहीं हुई है। हमारे राष्ट्रीय लीडर ये तय करने के बाद हमें डेट बताएंगे, लेकिन हमें ऐसा टेंटेटिव बताया है कि 25 मार्च के पहले कभी भी हो सकती है। सो इसकी डेट जो है, जो हमारे प्रभारी है वो हमें बताएंगे। सर क्या सीएम कैंडिडेट का फेस डिक्लेयर हुआ सर? नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे इधर हमारे प्रभारी जो है, ये ऑब्जर्वर है चुनाव के लिए, तोमर जी और मुरुगन जी, ये दोनों गोवा में आने के बाद लेजिस्लेचर बैठक ले लेंगे और वो बाद में तय करके प्रेस को बोलेंगे। क्यों डिले हो रहा है सर? ऐसा नहीं है, डिले नहीं है, क्योंकि हमारी जब 5 राज्यों की चुनाव एक साथ हुआ था, उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है, सभी राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में। तो यानी हम सभी ये जो चुनाव जो है अपने आप चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण सोहला जो है वो उनको सब साथ में करना है। इसके लिए दिल्ली में गया था, राष्ट्रीय हमारे ऑब्जर्वर कल आ रहे हैं, उसी मीटिंग की तैयारी के बारे में ही आज मीटिंग था। कल हमारे ऑब्जर्वर आके कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग कल शाम में हो जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर जश्न और शुक्राना जारी है। इस बीच अमृतसर में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। यहां बटाला रोड के रहने वाले अक्षय मेहरा नाम के व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की मन्नत मांगी थी। मन्नत के पूरा होने पर रविवार को वह घर से लेटकर मंदिर तक पहुंचा। अक्षय मेहरा को दंडवत सड़क पर आगे बढ़ते हुए देखकर लोग अचरज में पड़ गए। आमतौर पर ऐसा दृश्य माता वैष्णो धाम और चिंतापूर्णी धाम में देखने को मिलता है। सरकार आए, मैं बटाला रोड ताया पेट्रोल पंप से भाइयों के छवाड़े तक डंडोल करके आवांगा सुखना सुखी सी। तो कितने किलोमीटर हुई आपकी? सर 3 किलोमीटर दी सी। सर ये क्यों आपने मन्नत मांगी, क्या था पहली सरकार? सर मेरे से कि हर एक सरकार ਨੂੰ ਸੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं अजय सर कुछ पार्टी को बिलोंग नहीं करता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। 2018 में नीतीश कुमार से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले शरद यादव की अब लालू यादव के साथ शुरू हुई उनकी 25 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी खत्म हो गई। दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दिया। इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का राजद में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। यह जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे भारत में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। अभी एकीकरण हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद हम सोचेंगे कि एकजुट विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा।
देश भर में जो परिस्थिति है उसमें सारे अपोजिशन को एक होना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमने खुद ही अपनी पहल कर दी। माइक दूर रखिए प्लीज। आपको ऐसा लगता है कि ये विलय करके आप बीजेपी को हरा पाएंगे आगामी चुनाव में? नहीं, ये पूरे देश भर के अपोजिशन को एक होने के बाद ही हरा सकते हैं। अकेले कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। एक व्यापक एकता का कदम उठाना था तो हमने कदम उठा दिया। कितना भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पे? कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, और आने वाला भविष्य जो है वो बिहार का तेजस्वी यादव है। देश भर में रोल क्या रहेगा? आपका रोल क्या रहेगा राजनीति में? आपका रोल क्या रहेगा आगे राजनीति में? राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, जो व्यापक एकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लालू जी भी बाहर आ जाएंगे। अच्छा है, पहला काम है एकता हो जाना, इसके बाद कौन बनेगा ये तय करना में पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। पहले भी एकता पहले की है, इसके बाद जैसे जनता दल बना था। और इसी के साथ ही देश के बाद में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।